नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर मीना शर्मा। सवाल ये उठता है कि 2026 को लेकर हमने हमारी क्या योजना रणनीति बनाई है। हर व्यक्ति अपने जीवन में कुछ ऐसा करना चाहता है जो उस साल को यादगार बनाए। ठीक उसी तरह हर राज्य और प्रदेश के भी अपने सपने होते हैं जो उस साल में पूरे होने होते हैं। 2026 कैसा होगा उत्तर प्रदेश के लिए? उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के हमारे इस स्पेशल डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आज हम बात करेंगे कि 2026 कैसे 2027 की रूपरेखा तय करेगा उत्तर प्रदेश में। कौन उत्तर प्रदेश की कुर्सी पर मुख्यमंत्री की एक बार फिर से 2027 में बैठ सकेगा? तीन प्रमुख दावेदार चेहरे सामने हैं। कुछ नए चेहरों की किस्मत अंदर ही अंदर कहीं करवट ले रही है, क्योंकि बीजेपी में कुछ भी कहा नहीं जा सकता। जहां तक समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी है, वहां तय है कि किसको क्या होना है। लेकिन क्या योगी आदित्यनाथ भी उत्तर प्रदेश में ये तय कर पाएंगे? बीजेपी में उनके मुकाबले कोई और नहीं। 2026 कैसा निकलेगा तीन प्रमुख राजनीतिक दलों के लिए और उत्तर प्रदेश की जनता के लिए, और तीन किरदारों के लिए? हमारे साथ मानस श्रीवास्तव, ब्यूरो चीफ उत्तर प्रदेश; प्रमोद गोस्वामी जी, वरिष्ठ पत्रकार; राकेश उपाध्याय जी, राजनीतिक विश्लेषक; और सर्वेश त्रिपाठी, प्रवक्ता, समाजवादी पार्टी के हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। 2026 ये तय करेगा कि 2027 में कौन संभालेगा उत्तर प्रदेश की कमान। सर्वेश त्रिपाठी जी, जी, आपके नेताजी की उम्मीदें और प्रयास दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं। 2027 में उन्हें कुर्सी पर बैठने के लिए 2026 में क्या-क्या करना होगा, जरा रणनीति जनता के साथ साझा करिए। देखिए हम विपक्ष में हैं। हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का विज़न, हमारी पार्टी का विज़न बहुत क्लियर है। हमारे पास बेसिक जो है पॉज़िटिव पॉलिटिक्स के मुद्दे हैं और हम वही लेके जाएँगे जनता के बीच। पहली चीज़ ये है कि हम चाहते हैं कि रोज़गार बढ़े। जो ये पेपर लीक हो रहे हैं हमारे प्रदेश में, अगर स्पेसिफिकली बात करें तो पेपर लीक हो रहे हैं, नए रोज़गार के आयाम नहीं बन पा रहे हैं। जो एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें भी पेपर लीक हो जाते हैं। वो सबसे बड़ा मुद्दा है, क्योंकि रोज़गार एक ऐसी चीज़ है जो आपको बाकी समस्याओं से निजात दिला सकती है। तो पहला वो, शिक्षा का स्तर और अच्छा हो। शिक्षा को इस सरकार ने देखा है, लोगों ने, कि जो बेसिक स्कूल्स हैं, जो माध्यमिक विद्यालय हैं, जो बेसिक विद्यालय हैं, उनको खत्म करने का काम, और भी शिक्षा के स्तरों पे, जैसे मदरसों पे इनकी जो नीयत है, जहाँ भी जो भी लोकल लेवल पे जो शिक्षा का स्तर है, जो सरकार मुहैया कराती है, उस पे इनकी नीयत साफ है कि ये उसको और खराब करते जा रहे हैं, ध्वस्त करते जा रहे हैं। चिकित्सकीय सुविधाओं की जहाँ तक बात की जाए, जब हमारी सरकार थी, तो ये जो एम्बुलेंस एक कॉल पे, एक क्लिक पे आती थी, वो पहले से भी खराब कर दिया इन्होंने। नया इन्होंने कुछ किया नहीं है। सरकारी अस्पतालों की स्थिति अगर आप देखें, तो जो ज़मीनी तौर पे ये है कि वहाँ पे इलाज नहीं मिल पाते। तो हम वो मुद्दा है। लॉ एंड ऑर्डर मुद्दा है, महिला सुरक्षा मुद्दा है। एनसीआरबी के आंकड़ों में उत्तर प्रदेश की हालत महिला का जो क्राइम है, महिला अपराध में सबसे ऊपर है। अभी भी हमने देखा कि जब कुलदीप सिंह सेंगर को वहाँ एक छोटा-सा स्टे मिलता है दिल्ली हाई कोर्ट में, तो इनके ज़िम्मेदार मंत्री रावण की तरह अट्टहास लगाते हैं, खुश होते हैं। 2 ज़िम्मेदार मंत्री के सॉलिडैरिटी में खड़े हो जाते हैं आके। तो महिला सुरक्षा को लेके नीयत ऐसी है कि अगर वो जो पीड़िता है वो प्रोटेस्ट करने सड़क पे बैठती है शांतिपूर्ण तरीके से, तो उसको पुलिस घसीट के ले जाती है। तो महिला सुरक्षा बहुत बड़ा मुद्दा है। ये जो बेसिक, जो मूलभूत आवश्यकताएँ हैं, यही चाहिए होती है जनता को। गरीबी मुद्दा है। आप एक तरफ कहते हैं कि आपने गरीबी हटा दी है, लेकिन आपने गरीब हटाए हैं और उनको भी आप 80, दूसरी तरफ 80 करोड़ लोगों का मुफ्त राशन की भी बात कर रहे होते हैं। तो ये जो हिपोक्रेसी है, आपकी आपके अपनी बातों में विरोधाभास है, वो जनता तक ले जाना जरूरी है कि उनकी जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं उनके लिए खड़े हैं। आप म्यूट हैं, आपकी आवाज नहीं आ रही मीना जी। तो आप उस जी विरोधाभास को जनता के बीच लेकर जाएंगे, जनता के मुद्दों को आवाज देंगे। समाजवादी जी पार्टी अगले एक साल जनता के मुद्दों को उठाएगी और उसी से जी 2027 का अपना रास्ता बनाएगी। देखिए, हमारी ठीक है। पूरी लड़ाई समता समानता की है। हम वही लेके खड़े हैं और उसी के लिए जनता की आवाज होते ही विपक्ष, हम अभी जनता की आवाज हैं और हम जनता की आवाज उन्हीं तो उनको सुनाएंगे और जनता के बीच ही जाएंगे। हमारा काम जनता के बीच रहना है। जी, जी प्रोफेसर राकेश उपाध्याय, मैं आपके पास आ रही हूँ। प्रमोद गोस्वामी जी भी जुड़ गए हैं, स्वागत है सर आपका। राकेश उपाध्याय जी, सवाल ये है कि उत्तर प्रदेश में तीन धुरी इस वक्त नजर आ रही है। एक सत्तारूढ़ दल के मुखिया
मतलब सरकार की मुखिया योगी आदित्य, बीएसपी की जो मायावती हैं बहन जी, वो हालांकि वो इस वक्त किसी भी स्थिति में नहीं है, हाशिए पर है, लेकिन उसके बाद भी अगर वो तीसरा चेहरा चुनौतीपूर्ण बन सकता है तो उसका कारण उत्तर प्रदेश की जनता की जातिगत समीकरण और गणित है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव युवा हैं और लगातार मेहनत भी कर रहे हैं। सवाल ये है कि इन तीन चेहरों के आगे उत्तर प्रदेश में कोई नया चेहरा भी आपको नजर आ रहा है जो 2026 में अपनी जगह बनाए? देखिए, उत्तर प्रदेश में जो पॉलिटिकल फाइट है वो तो ट्रायंगुलर रहती आई है, लेकिन बीते कुछ वर्षों में वो एक तरफा बीजेपी की पाले में टिल्टेड है। जो 2017 का इलेक्शन हमने देखा, 2022 का देखा, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के इमरजेंसी के बाद और योगी आदित्यनाथ कर दिया। अब ये चुनौती समाजवादी पार्टी के सामने है कि कैसे वो अपना जनाधार बढ़ाएं। ये जो पीडीए का फार्मूला है, ये फार्मूला मेरे ख्याल से, हो सकता है उन्होंने कुछ आकलन किया हो, लेकिन हम भी 30 साल से राजनीति को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, ये फार्मूला कहीं सक्सेस नहीं होने जा रहा है। क्योंकि पिछड़ों में ही कोई एकजुटता अगर अखिलेश जी सोचते हैं कि वो कर लेंगे तो वो बहुत दूर की खोड़ी है। भारतीय जनता पार्टी ने मौर्य नेतृत्व और पटेल नेतृत्व, उसमें जो एक लामबंदी कर रखी है, और निषाद और राजभर, तो वो थोड़े बहुत मत तो हर जाति के सबको मिलते हैं, लेकिन थोक जो वोट है वो तो भाजपा के पाले में खड़ा है, उसमें कोई सेंधमारी होगी नहीं। रही बात यादव और मुस्लिम, तो ये उनका एक समीकरण माई का है, तो माई का समीकरण लेकर के हमने अभी बिहार में देखा है क्या हुआ है, बिल्कुल सुपड़ा साफ हो गया। क्यों? क्योंकि दरअसल में जनता अब इन इश्यूज पर आती नहीं है। नॉर्मली जो यंग पीपल है, देश की 65% आबादी, प्रदेश की भी 60% से ज्यादा आबादी 30-35 साल के नौजवान हैं, और उसमें भी मेजोरिटी जो है 18 से 28 वाले हैं, जो पहली बार मतदान की ओर बढ़ते हैं, बूथ की ओर जाते हैं। तो उनके सपनों का जो भविष्य है वो एक्सप्रेसवे देख रहे हैं। ये बात सही है, अखिलेश यादव जी जब चीफ मिनिस्टर थे उनका भी रुझान इसी रूप में था। उन्होंने, ये नहीं कहूँगा कि काम नहीं किया, बहुत अच्छे काम किए। मैं गोमती रिवर फ्रंट है लखनऊ में, आपका एक्सप्रेसवे है जो आगरा से लखनऊ को जोड़ा, और भी उस समय पीडब्ल्यूडी की जो रोड थी उनके राज्य में, अयोध्या भी मैं जाता था, सुल्तानपुर जाता था, जौनपुर जाता था, शानदार। एनएच ज्यादा खराब था बनिस्पत स्टेट हाईवेज के। लेकिन जो मुस्लिम तुष्टीकरण है और कहीं ना कहीं एक जातिगत, जिसको कहते हैं कि जो आरोप समाजवादी पार्टी या योगी जी पर लगाती है, वही सेम वहां था। तो उससे जनता के भीतर जो भी आपने काम किया वो सब जीरो हो गया। काम से चुनाव नहीं जीते जाते, काम से डेवलपमेंट के मोर्चे पर तो एक परसेप्शन जरूर बन जाता है कि भाई सरकार अच्छी है, हमारे हितों का ख्याल करती है, हमको देती है। लेकिन लॉ एंड ऑर्डर एक सबसे बड़ी जीवन की जो सुरक्षा है, और मैं समझता हूँ योगी जी इस समय बहुत बेहतरीन लॉ एंड ऑर्डर के मोर्चे पर खड़े हैं। उसको चुनौती देने का साहस कोई नहीं कर सकता। ठीक है, जो आरोप आप लगा लीजिए, लेकिन उत्तर प्रदेश में एक सिक्योरिटी का सेंस डेवलप हो चुका है, किसी की गुंडागर्दी नहीं है, सारा संगठित गोस्वामी जी के पास चलते हैं। डॉक्टर राकेश उपाध्याय, जिस मुद्दे पर आप बात कर रहे हैं उसी को आगे बढ़ाते हैं। और करीब से प्रमोद जी ने कई सरकारें, कई मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में जो देखे हैं, और इस वक्त लॉ एंड ऑर्डर की जिस स्थिति की प्रोफेसर राकेश उपाध्याय बात कर रहे हैं, प्रमोद जी, आप भी जमीन पर देखते हैं एक बड़ा फर्क नजर आता है, पहली बात। और दूसरी बात, उसके बाद भी अगर बीजेपी के भीतर खाने उनके विरोध में सुर उठते हैं, वो लाजमी है। किसी भी शासक के खिलाफ एक लामबंदी हर जगह होती है, वो चाहे परिवार हो, समाज हो, चाहे वो कोई संगठन हो, और या फिर राजनीति या सरकार, जो लाजमी है। तो क्या इन दोनों सवालों से जुड़ा हुआ तीसरा सवाल, जो कि तीनों बातों को आगे बढ़ाता है, क्या योगी के आगे भी कोई उत्तर प्रदेश में
सोच पा रहा है? हाँ, ऑडियो ऑन उनकी कीजिए सर। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ जी। जी। राकेश जी ने जो एक बात कही, ये बात से मैं सहमत हूं कि लगभग 3 दशक से उत्तर प्रदेश में चुनाव का केंद्र बिंदु लॉ एंड ऑर्डर रहा है, निश्चित रूप से, और उसके इर्द गिर्द ही चुनाव की सारी प्रक्रियाएं घूमती रही हैं, केंद्र बिंदु में वही रहा है। इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि योगी जी ने संगठित अपराध को एक प्रकार से बिल्कुल जमींदोज कर दिया है, ये भी सच है, जिसकी वजह से जो लोग पीड़ित थे कि वो जिसका चाहे उसके कब्जा कर लिया, जिसका चाहे उसका मकान ले लिया, जिससे चाहे फिरौती मांग ली, जिससे चाहे उसको उठा ले गए, अपहरण कर लिया। ये सारी चीजें निश्चित रूप से इस पर प्रभावी योगी जी ने अंकुश लगाया है, और इसका विरोधी भी, भले ही वो कहे ना विरोध पक्ष, लेकिन इस बात को वो भी अंदर से महसूस करते हैं कि ये एक काम इन्होंने प्रभावी किया है। लेकिन बावजूद उसके अभी भी जो महिलाओं के उत्पीड़न है, बाकी और जो ऐसे अपराध हैं, उन पर कोई बहुत प्रभावी अंकुश नहीं लगा है। तीसरी जो एक और महत्वपूर्ण इस लॉ एंड ऑर्डर से जुड़ी हुई चीज है, जो मेरा अपना अनुभव है, उसमें के जो पुलिस ऊपर से लेके नीचे तक वो निरंकुश है। जो आम आदमी अगर वहां जाता है तो बगैर उसके उगाही के, बगैर उसकी मर्जी के, न तो रिपोर्ट लिखी जाती है और ना ही उस पर ध्यान दिया जाता है। ये अभी भी है जो बड़ा मुद्दा है, जो आम आदमी से जुड़ा हुआ है। इसमें कोई दो राय नहीं कि एक परसेप्शन ये बना है, और ये बात सही है कि अपराध जो दिखाई देता था कि उनके कब्जे कर लिए, उनको जमींदोज कर दिया, बुलडोजर कर दिया, इस पर तो प्रभावी लाभ मिलेगा, या इसका योगी जी को क्रेडिट जाता, और वो यही नहीं, पूरे देश में इस बात की उनको प्रशंसा की जा रही है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। दूसरी बात जो आपने ये बात सवाल उठाया कि योगी जी का जो कार्यकाल है, और उसमें शायद यही आपने कहा है, मैं बीच में आपकी आवाज रुक गई थी, मैं पूरा सुन नहीं पाया था। दूसरा प्रश्न क्या था आपका? मेरा ये था कि अगर ये दोनों सवाल सही हैं, उसके बाद भी अगर प्रश्न चिन्ह कुछ पर उठ रहे हैं भीतर खाने, पार्टी के भीतर कहीं न कहीं एक चुनौती देने की जो कवायद, कोशिश या साजिश या जो भी उसे शब्द दिया जाए, क्या कोई ऐसा जोखिम बीजेपी लेगी? देखिए, वो जो चल रहा है वो तो सरफेस पे है, क्योंकि इस कार्यकाल में अगर ये मुलायम सिंह सरकार या अखिलेश सरकार के ऊपर जो जातिवाद का आरोप लगता था, वो इस सरकार पर भी भरपूर है, और इसमें कहीं मतलब भले ही कोई स्वीकार करे अथवा न करे, लेकिन ये सच है कि जातिवाद का इस सरकार पर भी वही ठप्पा लगा हुआ है। तो इसलिए अब ये बात कहना कि अखिलेश और मुलायम सिंह की सरकार पर के यादवों को, तो वो फिर इधर क्षत्रियों पर भी आ जाता है, और ये सभी लोग कहते हैं। और जो ये ब्राह्मण सम्मेलन हुआ है, उसके नेपथ्य में एक कारण ये भी है कि उनके विरोध का, उनको महत्व न देने का, तो ये जो सुर हो रहे हैं। और दूसरे, अगर आप ये देखें तो इधर राजभर ने और इनकी भी टिप्पणियों को, और इनके जो इनके तेवर हैं, वो तेवर भी ये बताते हैं कि ये भी कुछ ना कुछ चुनाव के आते वक्त कुछ ना कुछ ये खेल करेंगे, क्योंकि ये उनकी फितरत के हिस्से हैं, चाहे वो संजय निषाद हों और चाहे ओम प्रकाश राजभर हों। तो इस समस्या से भी जूझना पड़ेगा इनको। तो ये सारी चीजें तो है ही यहाँ। दूसरे, अब इस पर ये देखना है कि मंत्रिमंडल का ये विस्तार किस ढंग से करते हैं, संगठन में किस ढंग के समीकरण बैठाते हैं। बगैर राजनीति, जातिगत समीकरणों के कोई चीज अब उत्तर प्रदेश की राजनीति में माने नहीं रखती है, तो वो तो बैठाने ही पड़ेंगे, उन समीकरणों को देखना ही पड़ेगा। देखना ये है कि जो ब्राह्मणों की नाराजगी है वो तो कौन से समीकरण दरअसल इस
2026 में बीजेपी बैठाए, जिससे 2027 में सत्ता में वापसी हो। मानस श्रीवास्तव जी, बीजेपी की सियासी गणित 2026 में किस रास्ते से गुजरेगी? 2026 में पहली चुनौती तो पंचायत चुनाव को लेकर के ही, और उसी से ही एक तरीके से पता चल जाएगा कि कौन कितने पानी में, क्योंकि पंचायत चुनाव को विधानसभा चुनाव का एक तरीके से सेमीफाइनल के तौर पर देखा जाता है। हालांकि कभी उस तरीके के रिजल्ट उसमें परिवर्तित नहीं होते, क्योंकि अगर पिछली बार की बात करें तो समाजवादी पार्टी नंबर 1 पे थी, और वहां उस वक्त समाजवादी पार्टी के करीब 800 उनके समर्थित उम्मीदवार जीत करके आ गए थे, जबकि बीजेपी ने भी प्रदर्शन बेहतर किया था, लेकिन उनके 600 ही थे उस वक्त जो उनके समर्थित उम्मीदवार जीत के आए थे। करीब 3000 पंचायत चुनाव में सीटें होती हैं। तो जो पहला जो परीक्षा है उत्तर प्रदेश में सियासी दलों की, वो होगी पंचायत चुनाव। हालांकि पंचायत चुनाव में एनडीए और इंडिया दोनों गठबंधन अलग अलग मतलब अपने सहयोगी दलों के साथ नहीं रहेंगे। एनडीए का जो जितने घटक दल हैं, चाहे वो निषाद पार्टी वो पहले कह चुकी कि वो अलग लड़ेगी, राजबंध पहले कह चुके कि वो अलग लड़ेंगे, अपना दल अलग लड़ेंगे, भारतीय जनता पार्टी अपना अलग लड़ेगी। इसी तरीके से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने भी अपनी अपनी तैयारियां कर रखी हैं। तो एक तरीके से देखा जाए कि सभी सियासी दल अपने बलबूते पर पंचायत चुनाव में उतरेंगे। 2026 का साल इसलिए सबसे ज्यादा अहम हो जाता है क्योंकि ये जो करीब करीब 365 दिन होंगे, ये पूरे के पूरे चुनावी मोड में ही जाएंगे। पहले आप देखेंगे तो पंचायत चुनाव, यानी पहले शुरुआत के 4 महीने पंचायत चुनाव की तैयारी, और जैसे ही पंचायत चुनाव खत्म हो जाएंगे, मार्च से अप्रैल तक खत्म हो जाएंगे, उसके बाद तत्काल ही उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर के तैयारियां शुरू हो जाएंगी, जिसमें सभी सियासी दल अपनी अपनी ताकत लगाएंगे। पिछले कुछ समय के अगर पैटर्न को देखा जाए तो ये देखा गया है कि पिछले कुछ समय से कि जो उम्मीदवार होते हैं सियासी दल, वो बहुत पहले ही घोषित कर देते हैं, भले ही उसको ऑफिशियल ना करें, लेकिन अनऑफिशियली एक तरीके से कह देते हैं कि हाँ आप जाके तैयारी करना शुरू कर दीजिए, जिससे प्रत्याशी को काफी वक्त मिल जाता है। और इस बीच में सियासी दल भी देख लेते हैं कि उस उम्मीदवार की परफॉर्मेंस फील्ड में कैसी है, या उसके बारे में उसके अपने विधानसभा क्षेत्र से कैसे इनपुट आ रहे हैं। तो एक तरीके से सर्वे करने का भी मौका मिल जाता है। और इस बीच में तो तमाम, अब तो सभी सियासी दलों में चलन हो गया कि वो सर्वे एजेंसीज को भी इस्तेमाल कर लेते हैं और लगा देते हैं कि आप देख लीजिए कि किस कास्ट का कौन सा उम्मीदवार बेहतर है, या जो हमारा कैंडिडेट है वो कैसा परफॉर्म कर रहा है। तो ऐन मौके तक ये बदले जाते हैं उम्मीदवार। तो ये एक तरीके से पूरा साल चुनावी साल है, जो जितनी मेहनत करेगा उसको 2027 में उतना बेहतरीन परिणाम मिलेगा। और निश्चित तौर पर चाहे वो इंडिया गठबंधन के दोनों घटकों समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी, या फिर एनडीए हो जिसमें भारतीय जनता पार्टी प्रमुखता से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। और आप देख ही रहे कि लगातार जो बैठकों का दौर है वो शुरू हो गया। अगर आप थोड़ा सा भी गौर करेंगे तो आप देखेंगे कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश से ही हमारे उत्तर प्रदेश की चुनावी शुरुआत होती है। जो पहले दूसरे तीसरे चरण होते हैं वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आ जाएगा। कि अभी कुछ समय पहले मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ताबड़तोड़ दौरे किए, और अब पंकज चौधरी ने जब कमान संभाली है तो जैसे ही वो प्रधानमंत्री का कार्यक्रम खत्म हुआ, विधानसभा का सत्र खत्म हुआ, वो सबसे पहले कहाँ गए? पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जबकि आते पूर्वांचल से हैं, लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश से उनके दौरे लगे हुए लगातार। आप देखिए मेरठ, गाजियाबाद इन इलाकों में उनका भ्रमण का कार्यक्रम भी चल रहा है, जगह जगह स्वागत भी हो रहा है, और वो संगठन को एक्टिवेट भी कर रहे हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की भी पिछले 2022 का चुनाव देखें, विधानसभा का 2024 का लोकसभा चुनाव देखें, और इससे पहले वाला भी चुनाव देखें, तो वो भी अपनी जो शुरुआत करते बैठकों की, वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश जिसके केंद्र में वो हमेशा मथुरा को रखते हैं। और सबसे पहले जो ब्रज का इलाका है वहां की अपनी कमेटी की जो लोग हैं उनको वो बुलाते हैं, और वहां पर भारतीय जनता पार्टी के लोग भी शामिल होते हैं। तो ये कहा जाएगा, ये माना जाएगा कि 2026 में शुरुआत पश्चिमी उत्तर प्रदेश से शुरू होगी, और बाद में वो अवध के रास्ते होते हुए पूर्वांचल तक जाएगी। बुंदेलखंड भी एक बड़ा हिस्सा है, वहां पर भी बहुत सारी सीटें आती हैं। तो ये पूरा साल उत्तर प्रदेश इतना बड़ा राज्य है, 75 जिले हैं, 403 विधानसभा सीटें हैं, और हर विधानसभा सीटों पर तगड़ी फाइट होती है। तो निश्चित तौर पर 2026 का पूरा साल मेहनत का साल है, और सियासी दलों के लिए एक तरीके से ये बहुत मेहनत उनको करनी पड़ेगी, क्योंकि जो मुकाबला जो अभी तक नजर आ रहा है वो बहुत कांटे का है। एक तरफ पीडीए का फार्मूला देख कि 2024 में कितना कामयाब रहा, उससे सबक लेते हुए भारतीय जनता पार्टी अपनी रणनीति तैयार कर रही है, लगातार अपने कार्यक्रम दे रही है। भारतीय जनता पार्टी के कुछ कार्यक्रम अभी घोषित भी हो चुके हैं जो चल रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने भी अपने प्रोग्राम घोषित कर दिए हैं। आने वाले 100 दिनों में वो
30 संविधान संवाद रैलियां करने जा रहे हैं वो, जिसमें उन्होंने प्रमुख रूप से, ये बड़ी बड़ी गौर करने वाली बात है कि प्रमुख रूप से उन्होंने किन किन जिलों को चुना है। अयोध्या, मथुरा, काशी, प्रयागराज, इसको सबसे पहले चुना गया कि इन जिलों में संविधान संवाद जो रैलियां है वो आयोजित की जाएंगी, चौपालें लगाई जाएंगी, क्योंकि उनको लगता है कि अयोध्या में जिस तरीके से 2024 में इंडिया गठबंधन ने कमाल कर दिया, उनको लगता है कि इन तीर्थ स्थलों को भी हमको अपने प्रमुखता से रखना चाहिए, जिससे एक तो सॉफ्ट हिंदुत्व का संदेश भी जाता है, दूसरी बात ये कहीं ना कहीं इन इलाकों में जब विपक्षी दल जब ज्यादा ताकत लगाते हैं तो बीजेपी थोड़ा सा असहज होती है। तो निश्चित तौर पर चाहे वो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी हो, बहुजन समाज पार्टी के लिए भी ये साल बड़ा परिश्रम करने वाला होगा, क्योंकि संगठन के कामकाज से अभी तक वो संतुष्ट नहीं, उनका संगठन अभी तक पूरा खड़ा नहीं हो पाया। 2-3 बार खुद मायावती समीक्षा कर चुकी है, अभी हाल में ही समीक्षा की थी, उसमें उन्होंने संगठन का काम रोक करके कहा था कि आप पहले एसआईआर में लग जाइए, क्योंकि एसआईआर में उनको बहुत बाद में उनको एहसास हुआ कि समाजवादी पार्टी हो या भारतीय जनता पार्टी, ये लोग तो बहुत एक्टिवेट है, लेकिन बहुजन समाज पार्टी उतनी एक्टिवेट नहीं थी, तो उन्होंने तत्काल प्रभाव से कहा था संगठन का काम रोकिए, पहले एसआईआर के काम में जुट जाइए। अब आने वाले वक्त में उनके लिए भी बड़ी चुनौती है कि इस पूरे साल लेकर के उनको अपने बूथ स्तर तक के कैडर को खड़ा करना होगा। वो कैडर जो पूरी तरीके से तबाह और बर्बाद हो गया किन्हीं कारणों से, पिछले 10 सालों से मायावती के लिए उत्तर प्रदेश की सियासी भूमि पूरी तरीके से बंजर हो चुकी है। अगर 2019 को हम छोड़ दें तो अखिलेश यादव के समर्थन की वजह से जो कुछ भी उन्हें हासिल हुआ वो हुआ, लेकिन उसके बाद आप देखेंगे तो शून्य के आंकड़े से ऊपर ही नहीं उठ पा रही मायावती। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा गंभीर उनके लिए चुनौती है। तो 2026 का साल इन सभी सियासी दलों के लिए, मानस जी, ये जो शून्य की स्थिति बीएसपी की, मायावती की है, इस स्थिति में क्या 2026 में चाहे कितनी भी वो मेहनत करे, लेकिन समाजवादी पार्टी जितना लीड ले चुकी है, बीजेपी का संगठन और सरकार दोनों होने का जो फायदा है और जो आक्रामक तेवर है उनके, उसके बीच में प्रोफेसर राकेश उपाध्याय, क्या मायावती के लिए उत्तर प्रदेश में जमीन अभी भी बची हुई है? जी बिल्कुल, जो मायावती जी का मतदाता है वो कमोबेश इंटैक्ट है उनके साथ। ये बात सही है कि बीएसपी के अंदर जो एक घमासान छिड़ा रहता था, जिसमें उन्होंने अपने भतीजे आकाश आनंद को पहले कोऑर्डिनेटर बनाया, फिर उसको बर्खास्त कर दिया, फिर उसके ससुर को भी हटाया, फिर क्षमा मांगने पर उसको ले आए, तो उससे उनके काडर में कहीं न कहीं एक संभ्रम की स्थिति आ गई थी। लेकिन फिर भी उनका जो वोट शेयर है वो इंटैक्ट है, और इसलिए, लेकिन बात यह है कि उसमें प्लस नहीं हो रहा है। उसमें जो एडिशन मुस्लिम मतों का रहता था, ब्राह्मण मतों का 2007 में उनके साथ एक रुझान आया था, वैसा कोई प्रयास जैसा कैंपेनिंग उस समय उन्होंने की थी वो नहीं करती, निकलती भी नहीं है। बहुत कम उनका पॉलिटिकल मूवमेंट उत्तर प्रदेश में है। आकाश आनंद का बड़ा है, पर आकाश आनंद की मैच्योरिटी का भी सवाल है। बनस्पत अखिलेश यादव जरूर पूरी ताकत से उत्तर प्रदेश में भ्रमण कर रहे हैं। जो अभी प्रमोद जी बता रहे थे, ब्राह्मणों का सवाल जो है ये बहुत ज्यादा असर करेगा नहीं। इसलिए नहीं करेगा क्योंकि उस ब्राह्मण समाज को भाजपा हर बार मना लेती है। वो उसका एक तरह से इंटरनल मैटर हो जाता है। घर में कोई समस्या चल रही है, उसका समाधान निकाल लेंगे। क्योंकि बार बार अयोध्या का जो कांड हुआ था, सरयू जो लाल हो गई थी 1990 में, उसको आज भी लोग भूलते नहीं। और जितने मुद्दे, विशेष रूप से ब्राह्मण लीडरशिप का जहां तक सवाल है, उन्होंने पिछले 40 सालों में जितने पॉलिटिकल इश्यूज खड़े किए हैं, भाजपा की लीडरशिप ने वो सारे मुद्दे पूरे कर दिए, कोई बात बची नहीं। अब ये इसमें नेतृत्व का सवाल बचता है कि भाई ब्राह्मणों का नेतृत्व नहीं दिख रहा है, तो उसकी संभावना तो समाजवादी पार्टी में कितनी है। हालांकि मैं ये कहूंगा कि अखिलेश जी स्ट्रैटेजिक जो टिकट डिस्ट्रीब्यूशन है, जिसमें बलिया का जो नतीजा आया था, जिसमें सनातन पांडे ने भाजपा की सारी रणनीति को ध्वस्त कर दिया। माता प्रसाद पांडे अपोजिशन लीडर हैं समाजवादी पार्टी के, और भी
कई कद्दावर हमारे, देखिए सर्वेश त्रिपाठी जी प्रवक्ता बैठे हुए, तो समाजवादी पार्टी युवा ब्राह्मणों को और ब्राह्मण लीडरशिप को इनवाइट तो कर रही है, लेकिन थोड़ा संशय रहता है कि भाई ये क्या करेंगे आगे चल करके। इसलिए अखिलेश जी को थोड़ा और सीरियस होकर के अगर वो प्रयास करें तो नो डाउट एक सुनहरा अवसर उनके पास है और वो ब्राह्मणों को घुमा सकते हैं जनेश्वर मिश्रा की तरह अपनी तरफ। ब्राह्मणों का एक विशेष तबका था जिसका समाजवाद में विशेष रुझान रहता था, लेकिन अब वो दौर चला गया क्योंकि अखिलेश जी का बीच का व्यवहार ऐसा हो गया। मुलायम सिंह तो सबको संभाल के चलते थे, लेकिन इन्होंने सबको कमेंट करना चालू कर दिया। अरे ये तो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में ब्राह्मण पत्रकारों को बेइज्जत। राकेश उपाध्याय, आपकी बात से 3 लोग मुस्कुरा रहे हैं और एक वो बड़ा ही फेमस गाना है, मैं उसको यहाँ पर उस गाने का जिक्र नहीं करना चाहती, लेकिन इस मुस्कुराहट के पीछे क्या है, बात ये है, मुद्दा ये है। मैं सर्वेश त्रिपाठी जी के पास जाना चाह रही हूँ, आप अपनी बात पूरी करें प्लीज। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि अभी उत्तर प्रदेश की जो स्थिति है उसमें बीजेपी चारों तरफ से अपने ब्राह्मण प्रचारक लगा देगी और माहौल फिर से अनुकूल हो जाएगा। तो अब इसमें जी सुपर डोज अखिलेश यादव कौन सा देने वाले हैं ब्राह्मणों को, इसकी घोषणा तो घोषणा कर नहीं रहे हैं। सर्वेश त्रिपाठी जी, मैं इसलिए मुस्कुरा रहा था क्योंकि जो बड़े भाई हमारे प्रोफेसर साहब बोल रहे थे उसमें कई बार वो दोनों तरफ से बोल रहे थे और वो बहुत अपनी ही बात बैलेंस कर ले रहे थे, तो लेकिन कई बार विरोधाभास भी खुद ही दिख जा रहा था क्योंकि बोलते बोलते बहुत विद्वान है, तो बोलते बोलते उनको खुद ही लग जा रहा था कि ये यहाँ पे चेक कर लिया जाना चाहिए, तो वो कर ले रहे थे, इसलिए मुस्कुराहट आ रही थी। मैं काफी सारी बातों से उनके सहमत हूँ, काफी बातों से नहीं हूँ। जैसे कि ब्राह्मण लीडरशिप की जहां तक बात है, ब्राह्मण लीडरशिप कब से शुरू होती है इस देश में? भाजपा जैसे पारिवारिक मुद्दा है, भाजपा में ब्राह्मणों का सम्मान कभी ब्राह्मणों को नहीं मिला है, ये एकदम बेसिक फैक्ट है। जितनी लीडरशिप आप देख लीजिए, इतने नंबर ऑफ चीफ मिनिस्टर्स देख लीजिए, आपको भाजपा में दिखेंगे, विपक्ष में उससे ज्यादा दिख जाएंगे। ब्राह्मण लीडरशिप तो हमारे पहले प्रधानमंत्री से शुरू होती है। जब से हमारा देश आजाद हुआ, लीडरशिप की बात की जाए तो ब्राह्मण लीडरशिप तो वहां से शुरू होती है, तो वो विरोधाभास है। रही बात समाजवादी पार्टी की, समाजवादी पार्टी में खुद ही बोला भी प्रोफेसर साहब ने कि लीडर जो हमारे नेता विरोधी दल हैं वो भी ब्राह्मण हैं और जितना सम्मान मिलना चाहिए उतना मिला है उनको, जितने तरह के पद होते हैं उनको हमेशा मिले। और बात मुख्य सचेतक जो चले गए हमारे यहाँ से वो भी ब्राह्मण थे। बाकी इतने सारे ब्राह्मण है कि मैं किनके नाम गिनाऊं, बहुत बहुत। और उनका सम्मान की बात की जाए, अभी कुछ देर पहले कह रहे थे कि मौर्य जो है लीडरशिप भाजपा ने बहुत अच्छे से पकड़ी हुई है। मौर्य समाज का जो सबसे बड़ा नेता है वो खुद अपनी विधानसभा नहीं जीत पाया था पिछले विधानसभा में, जो एक हाफ डिप्टी चीफ मिनिस्टर घूम रहे हैं। तो वो ऐसी निषाद भाजपा भी इस राज्य में, इस प्रदेश में वो रथ है जिसके जितने घोड़े हैं वो उतनी तरफ जा रहे हैं। तो हमें जो है समाजवादी पार्टी को अपने, मैंने इसलिए कहा था शुरुआत ही इससे की थी कि हमें कंस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स पे एक बात करनी है। भाजपा खुद अपना ओन गोल कर लेगी, जिस तरह से बढ़ रही है 26 में और साफ दिखेगा। ब्राह्मणों को ब्राह्मण लीडरशिप, देखिए ब्राह्मण वोटर नहीं होता है मुख्यतः, ब्राह्मण वोट इन्फ्लुएंसर होता है हमेशा से। और ब्राह्मणों को इतना आसान नहीं है जितनी आसानी से इन्होंने बता दिया, ब्राह्मणों को इतना आसान है। वो जो मीटिंग हुई थी वो भी इस बात का द्योतक है कि सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। उसके बाद काफी पीआर शुरू किया गया कि ये तो योगी जी की अपनी टैक्टिक्स थी, स्ट्रेटजी थी, विच इज ऑल फॉल्स। क्योंकि उसके बाद जो तरीका अपनाया गया, उनके प्रदेश अध्यक्ष ने जो बोला, जो बयान दिया, हालांकि प्रदेश अध्यक्ष भी इसीलिए बन पाए हैं कि हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पीडीए की लड़ाई इतने सशक्त तरीके से लड़ रहे हैं कि एक उनको भी थोड़ा सा जगह दे दी गई जातीय समीकरण पर देखते हुए प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया, और दूसरा योगी जी को काटना था तो वहां से महाराजगंज से लाके उनको वैसे ही आप भी कुछ करेंगे क्या कि प्रदेश अध्यक्ष चलो कोई और है तो मुख्यमंत्री कोई और बन जाए? आपके यहाँ भी कोई ऐसी, हमारे यहाँ अभी जो सबसे बड़ा पद है, मीना जी जो आपके मुताबिक, मीना जी मैं फिर कह रहा हूँ कि अभी बिल्कुल सही कह रही हैं, सौंपेंगे क्या समाजवादी पार्टी? अभी जो विपक्ष का सबसे बड़ा पद है वो ब्राह्मणों को सौंपा गया है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी नहीं सौंपा हुआ है। विपक्ष में सबसे बड़ा पद जो होता है वो एक ब्राह्मण के पास ही है। पक्ष में आएंगे तब भी कुछ ऐसा करेंगे? मैं अभी कह रहा हूं कि विपक्ष में जो सबसे बड़ा पद है वो दिया गया है।
अभी आज की बात की जाए तो हम इस हालत में है कि कह सकते हैं कि ब्राह्मणों को सम्मान हमारी पार्टी में तो दिया जा रहा है, इसको काउंटर भाजपा कैसे कर सकती है वो देखना चाहता हूं मैं। हालांकि भाजपा की तरफ से मुझे लगता है प्रोफेसर साहब ही बोलेंगे। नहीं, हम प्लीज सर्वेश जी, ऐसा नहीं करना चाहिए, प्लीज। मैं कह रहा हूँ पैनलिस्ट की गरिमा का सम्मान करिए, ऐसा बिल्कुल ना करें। मैं किसी की भी गरिमा को कहीं ठेस नहीं पहुंचा रहा। नहीं, बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल नहीं। Because he was raising the finger, that is why I said कि हो सकता है वो उनके पक्ष में बोले। You did not, ma'am, you misconstrued my statement. Ma'am, I own my statement. हमारा अपना अधिकार है, आप समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, आप उनकी बात बोलेंगे। बिल्कुल, मैं एकदम कह रहा हूँ, मैं उनकी गरिमा को I started my statement with बड़े भाई हैं, मैं अपने उनकी गरिमा पे कोई ठेस नहीं पहुंचा रहा। You misconstrued my statement. नहीं, ये आप मैं अपने स्टेटमेंट्स को मैं अपने ओन कर रहा हूँ, मैं ही तय करूंगा मैडम कि मैं किसकी गरिमा में ठेस पहुंचा रहा हूँ। ये आप भी तय नहीं करेंगे। नहीं, आपका प्रोग्राम हो सकता है, स्टेटमेंट मेरा है मैडम, स्टेटमेंट मेरा है। मेरा कंडक्ट आपके प्रोग्राम होने पर डिपेंड नहीं करता है। मेरा कंडक्ट आपके प्रोग्राम होने से आप नहीं डिसाइड करेंगे। इट इज योर प्रोग्राम, यू कैन नॉट जज माय कंडक्ट। अभी आपके पास पूरा भविष्य है, वो मैं देख लूंगा मैडम, वो you cannot judge my conduct. I'm so sorry, you cannot judge my conduct. मैं किसी की गरिमा को ठेस नहीं पहुंचा रहा था। मेरा काम है मेरे शो में आपको ये बताना कि आपकी सीमा क्या है, और वो आपका ध्यान रखना है। मैं अपनी सीमा पूरी तरह से जानता हूँ, लेकिन आप कंक्लूसिव स्टेटमेंट नहीं दे सकते कि मैं गरिमा को ठेस। मैं बिल्कुल जानता हूँ, मैं बिल्कुल जानता हूँ। आपके बता देने से मैं सही गलत नहीं हो जाता। आप अपनी बात को जस्टिफाई कर रहे हैं, आप मेरा कंडक्ट डिसाइड नहीं करेंगी। I have enough experience for that. I have enough experience to decide my own conduct. नहीं, you cannot, नहीं। टीम प्लीज बंद कर दीजिए ऑडियो। सर्वेश जी, आपको सुनना पड़ेगा, पैनलिस्ट के लोगों का सम्मान करना पड़ेगा, और हमारे कार्यक्रम की लाइन एंड लेंथ क्या है ये भी आपको देखनी पड़ेगी। हम किसी भी पैनलिस्ट को ये अनुमति नहीं देते कि वो किसी दूसरे पर क्वेश्चन मार्क करें, ये आपका अधिकार नहीं है, माफ कीजिएगा। प्रोफेसर राकेश उपाध्याय, बोलिए। नहीं, हमारा कहना ये है कि बहुत अच्छी बात सर्वेश जी ने की। हम तो पॉलिटिकल सारा जो विश्लेषण है रखेंगे, और कई बार सत्य तो जिधर झुकना उधर झुकी जाएगा। सत्य झुकता है, हम थोड़े झुक रहे हैं, जो फैक्चुअल चीज है वो बता रहे हैं। समाजवादी पार्टी के साथ ब्राह्मण क्यों नहीं है, इसका विचार तो समाजवादी पार्टी को करना है, और भाजपा के भीतर जो घमासान चल रहा है इसका विचार इस पर कंसीडर करना है बीजेपी लीडरशिप को। अब एक पॉलिटिकल एनालिस्ट के रूप में फिल इन द गैप जो है, अगर समाजवादी पार्टी मुझसे पूछेगी कि भाई कैसे ठीक कर सकते हो, तो मैं 2 उपाय बता देता हूं। अगर आप अखिलेश जी तक पहुंचा दीजिए। देखिए, समाजवादी पार्टी, बहुत सही बात है, माता प्रसाद पांडे लीड कर रहे हैं विधानसभा में। मैंने तो सनातन पांडे का नाम आपने नहीं लिया, मैंने कहा कि बलिया में उस एक आदमी ने भाजपा की सारी रणनीति को ध्वस्त कर दिया, और वो सीट बलिया की जीत करके आई। ये बहुत बड़ी बात है। हाँ, तीसरी बात मैं यहां से करेक्ट करूं सर्वेश जी। देखिए, ब्राह्मण राजनीति को हरिशंकर तिवारी को भी ब्राह्मण जिताता था, और ब्राह्मण योगी जी को भी शुरू से जिता रहा। तमाम मुद्दे हैं गोरखपुर की राजनीति को अगर गहराई से देखा जाए, और पूरे बेल्ट की तो एक है, लेकिन उसका एक कमिटमेंट है कि मंदिर से महाराज आए हैं, महाराज जीतेंगे। ये जिताता रहा है, हरिशंकर तिवारी को भी जिताता रहा है। तो ये मेरा कहना है कि उसको समझिए, महीन बात मैं कह रहा हूं उसमें, क्योंकि भाजपा के टोटल मैसेज को ब्राह्मण पकड़ लेता है, उसकी वेवलेंथ को समझता है। समाजवादी पार्टी में, अब मुझे याद है आपके महासचिव हुआ करते थे, आपने चूंकि केशव जी का नाम लिया इसलिए मैं कह रहा हूं, मैं भाजपा का फेवर नहीं कर रहा, मैं केवल एक फैक्ट रख रहा हूं। उनका नाम था स्वामी प्रसाद मौर्य। समाजवादी पार्टी के महासचिव रहते हुए उस आदमी ने रामायण जलाई, पन्ने जलाए, और कभी समाजवादी पार्टी ने उस पर जो है उनको फटकारा नहीं। ये सवाल है। आप देखिए, किसी श्लोक को मिस इंटरप्रेट करना, क्या करना, हम नहीं जानते। बहुत सारी चीजें हैं, अतीत में क्या हुआ क्या नहीं हुआ उसको हम नहीं लेकर चलना चाहते, लेकिन उस पर तो विद्वान बताएंगे ना
पंडित राम किंकर उपाध्याय से पूछिए कि उस चौपाई का क्या अर्थ है। आपको तो एक तरफ देवी देवताओं को गाली बकना है, दूसरी तरफ रामायण जला देना है, और तीसरी तरफ ब्राह्मणों से वोट भी लेना है। ये नहीं होगा, ये होता नहीं है अमूमन। दूसरी बात, आप चाहते हैं कि ब्राह्मण आपके साथ आ जाए, आप जो है जैसे बीजेपी ने कार्यकारी अध्यक्ष बनाया, आज अखिलेश जी समाजवादी पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष पद पर माता प्रसाद पांडे को अपॉइंट कर दें या किसी ब्राह्मण को अपॉइंट कर दें। एक नंबर 2, मुसलमानों से अपील कर दें कि भाई मथुरा का ढांचा छोड़ दीजिए। मथुरा जो है हमारा यदुवंश है, अब तक इस देश में जय रघुवंश रहा है, अगले दिन जय यदुवंश चालू हो जाएगा कि मथुरा में मुसलमान पीछे हटे, आपसी सहमति से हिंदुओं को भगवान कृष्ण का जन्म स्थान दी। प्रोफेसर राकेश उपाध्याय प्लीज ये भी समझिए, न्यूज़ 24 पर हमारी कोशिश रहती है कि हम समाज को हिंदू मुस्लिम इन वर्गों में नहीं बांटे। जातिगत राजनीति हमारे देश की हकीकत है, लेकिन हमारे मंच पर हम कोशिश करते हैं कि कम से कम इस तरह से धर्मों की राजनीति ना की जाए। प्रमोद गोस्वामी जी, मैं आपके पास आ रही हूँ। जो बात प्रोफेसर राकेश उपाध्याय ने की है वो सर्वेश जी, आपकी पार्टी बीजेपी, बहुजन समाजवादी पार्टी सब समझे। अब वो तय करना है पार्टियों को कि उन्हें किसको कितना साथ लेना है। प्रमोद जी, मैं आपके पास आ रही हूँ। बात यह है कि एनडीए के जो घटक दल हैं वो 2026 में क्या इसी तरह साथ रहेंगे? निषाद राजभर क्या बीजेपी के साथ रहेंगे? क्या चुनावी इस पूरी गणित में कांग्रेस पार्टी जो है वो जिस रणनीति से अभी चल रही है, आगे भी अगर ऐसे ही चलेगी तो कुछ उत्थान होगा कांग्रेस पार्टी का? पीडीए का नारा जो समाजवादी पार्टी ने अभी तक दिया है उसमें पीड़ित कर दिया। ब्राह्मण जैसे आए तो ब्राह्मणों को लपकने का प्रयास, कोई और आए तो मतलब उसका पूरा नाम ही आपने बदल दिया कि आप कुछ भी करें लेकिन एन केन प्रकारेण आप एक एक वोट की तरफ बढ़े। राजनीतिक दल की आत्मा वोट है, लेकिन उसका मतलब आप अपने ही फॉर्मूला को समय दर समय बदल दे, ये भी उतना उचित नहीं है। तो कुल मिलाकर 26 की राजनीति में गोस्वामी जी, प्रमोद जी, आप इन तमाम प्रमुख जो 3, दरअसल तो बीजेपी और समाजवादी पार्टी, इससे आगे भी कांग्रेस और बीएसपी को देख पा रहे हैं 26 में? मीना जी, देखिए, जो आपने पीडीए की बात कही, हालांकि अभी राकेश जी ने ये बात कही कि पीडीए को जो बनाने की बात इससे पहले वक्तव्य में कही थी, मैं थोड़ा सा असहमत हूँ। शायद पीडीए ही भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी चिंता का विषय बना 24 के बाद, और पीडीए ने ही जो 80 सीटें चाह रहे थे वो आके कहाँ सिमट गए, ये पीडीए की देन थी। दूसरी बात कि अखिलेश जी और मुलायम सिंह जी में एक फर्क समझना होगा। मुलायम सिंह जी के समय में निश्चित रूप से ये बात से सहमत हूं कि ब्राह्मण उनके साथ नहीं जुड़ा था, वो चाहे अयोध्या का प्रकरण हो और चाहे अन्य कारण हो। वो अलग बात है कि अशोक वाजपेयी, जनेश्वर मिश्र, माता प्रसाद जी, ये सारे लोग जैसे एक रहते थे या रहे, बाद में माता प्रसाद जी को नेता प्रतिपक्ष बना दिया गया, लेकिन अखिलेश यादव ने अपने पिताश्री की उस राजनीति से थोड़ा सा अलग हटके जो ये पीडीए का कॉन्सेप्ट दिया और उसमें उन्होंने अगड़ों की भी बात कही, तो इससे एक बात तो साफ है कि वो अब जो खाली एमवाई समाजवादी पार्टी के ऊपर लगता था कि समाजवादी पार्टी के मतलब एमवाई, तो अब वो एमवाई से हटा के वो उसमें पहले 2 शब्द थे एमवाई, अब पीडीए। इसके मतलब वो एक कदम आगे बढ़े हैं सवर्णों को भी जोड़ने में, ये तो एक संदेश दिया है उन्होंने। मुझे लगता है कि अखिलेश यादव शायद ये जो ब्राह्मण वाली बात अभी हमारे प्रोफेसर साहब ने कहा कि वो मैनेज कर लेंगे, ये बात ठीक है, इस बात से मैं सहमत हूं कि भारतीय जनता पार्टी इसमें एक्सपर्टीज है कि वो इधर उधर से घुमा के बेवकूफ बना के और फिर ला के उनको वहां कह दी कि नहीं चिंता मत करो हम तुम्हारे साथ है, संघर्ष करो हम तुम्हारे साथ हैं, चढ़ जा बेटा सूली पे हम तुम्हारे रक्षा करेंगे, वो अलग बात, इसकी तो एक्सपर्टीज है। लेकिन मुझे लगता है कि अखिलेश जी वक्त आने पर कहीं ना कहीं कोई ना कोई जल्दी या थोड़ा सा आगे जाके कोई ये संदेश जरूर देंगे
कि हम उनको पार्टी में क्या स्थान देंगे या क्या दे सकते हैं, या हम उनको जो एक ये सवाल उठा, और ये सवाल आज ही नहीं उठा है, ये बात इससे पहले भी उठी है, और जो मुझे लगता है कि इसमें कहीं ना कहीं वो एक पहल करेंगे, इस पर चिंतन मनन चल रहा है जहां तक मेरी जानकारी है। तो वो क्योंकि ब्राह्मण जो है वो राजनीति को, अब चूंकि वक्त नहीं है, वरना मैं मुलायम सिंह जी का एक प्रकरण जिसमें मैं स्वयं रहा हूं, उनसे बात हुई और ब्राह्मण के बारे में उन्होंने जो बात कही और उनकी वो दर्द छलका था, वो मुझे लगता है कि अखिलेश जी उस दर्द को पूरा करने जा रहे हैं। कभी वक्त होगा तो वो किस्सा आपको सुनाऊंगा जिसका मैं खुद रहा हूं उनके साथ। तो इसलिए नहीं, तीसरी बात जो आपने कांग्रेस की बात कही, दूसरी बात कि कांग्रेस के पास इस समय और समाजवादी पार्टी के पास उत्तर प्रदेश की राजनीति में अलग हटने की संभावनाएं बहुत कम हैं। दोनों को एक साथ बने रहना राजनीतिक मजबूरी है, भले ही वो अनिच्छा से ही सही, लेकिन वो अलग नहीं हो पाएंगे। वो इंडिया गठबंधन का जो एक स्वरूप है वो बना रहेगा, और अगर ऐसा नहीं होता है तो ये बीजेपी के लिए बहुत सॉफ्ट कॉर्नर हो जाएगा। तो इसलिए ये दोनों की मजबूरी है कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी वहां रहेंगे। तीसरी बात जो आपने कही राजभर और निषाद जी की, इन लोगों पर कोई ट्रस्ट नहीं किया जा सकता, ये बेपेंदी के लोटे हैं, इनका कोई भरोसा नहीं कि इस समय इधर ढुलक जाएंगे कि उधर ढुलक जाएंगे सीट के लिए। अगर समाजवादी पार्टी कुछ कह देगी, कांग्रेस कुछ कह देगी, तो ये उधर ढोलक मजीरा लेके बजाने लगेंगे ये दोनों लोग। तो ये लोग तो अपने गले में एक ढोलक एक मजीरा टांगे हुए हैं कि कहाँ कौन सा राग अलापना है, ये अलापने लगेंगे कि इनका अपना कुछ नहीं है। और अब एक चीज और, मतलब मैं आपको जानकारी दूं, अब समाज क्या नाम ओपी राजभर और निषाद दोनों कहीं ना कहीं अपने समाज में भी उनकी पकड़ ढीली हुई है। क्यों कि उनके समाज को भी ये लगने लगा ये अपने लिए और अपने बेटे के लिए ये लोग संघर्ष करते हैं, समाज जहां का तहां खड़ा रहता है। तो अब वो पकड़ नहीं रह गई है, लेकिन अभी वो अपनी धमक बनाए रखना चाहते हैं, और अभी से जो उनके सुर हैं वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी पर एक दबाव बनाने के हैं कि हमारे टिकट हमको कितने चाहिए, ये उसका चल रहा है। और ये भारतीय जनता पार्टी कितना लेती है ये भी देखना काफी दिलचस्प होगा, क्योंकि आप जो बोल रहे हैं कि भाई पार्टी के भीतर ही परिवारवाद की जो बू आने लगी है, उससे कार्यकर्ताओं में जो निराशा है उसका फायदा निश्चित रूप से बीजेपी उठाने की कोशिश करेगी, और उन्हें कितना दबाव उनका लेगी। हमारे कुछ दर्शक जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं उसमें से अनिल अंकित शर्मा, अनिष्का शर्मा, माफ कीजिए, अनिष्का शर्मा है, जिनका कहना है कि यूपी में क्राइम नहीं है, योगी जी ने सब ठीक कर दिया है। वहीं दूसरी तरफ इशरत है, इशरत का कहना है अभी भी बहुत क्राइम है। अमित कुमार हैं जो कहते हैं कि बीएसपी को सपोर्ट करो। तो कुल मिलाकर दर्शक जो हमारे हैं वो किसी पार्टी से या किसी सोच से जुड़े हुए नहीं है, वो सब अपनी अपनी निष्पक्ष सोच रख रहे हैं। और आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। न्यूज़ 24 पर हमारी हर दिन कोशिश होती है कि हमारे आसपास जो कुछ हो रहा है वो हम जाने समझें। नए साल का स्वागत भी हम हमारी जागरूकता से करें। हमारे प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए कौन सा राजनीतिक दल क्या कर रहा है और हमें लुभाने के लिए क्या, इस बात को समझ लें, यही 2026 का असली स्वागत है। न्यूज़ 24 पर अभी मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।